ब्रेकिंग सेंटर देख रहे हैं आप और बात अब करेंगे जापानी प्रतिनिधि मंडल आज वाराणसी पहुंचेंगे और जापानी मेहमान काशी का दौरा करने वाले हैं। काशी की संस्कृति आध्यात्मिकता से रूबरू होंगे जापानी प्रतिनिधि मंडल और साथ ही सारनाथ का भ्रमण भी करेंगे। बौद्ध विरासत को करीब से जानने की कोशिश रहेगी। जापानी मेहमान क्रूज से गंगा आरती का अद्भुत नज़ारा भी देखेंगे। तो मंत्री जयवीर सिंह डेलीगेशन की अगवानी करेंगे। यूपी जापान के सांस्कृतिक संबंधों को इससे मजबूती मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ा यूपी जापान सहयोग। तो ऐसे में बेहद अहम और आज मंत्री जयवीर सिंह डेलीगेशन का स्वागत करने वाले हैं। यूपी जापान के सांस्कृतिक संबंधों को यहां से और मजबूती प्रदान होगी। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी यूपी जापान सहयोग करने वाला है। तो जापानी प्रतिनिधि मंडल आज वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर विशेष इंतजाम किया गया है। जापानी मेहमान काशी का दौरा करने वाले हैं और सारनाथ का भ्रमण भी ये पूरा डेलीगेशन करेगा। तो वाराणसी ये डेलीगेशन पहुंचेगा, उससे पहले विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है मेहमानों के लिए। सारनाथ में बौद्ध विरासत से रूबरू होंगे डेलीगेशन, खास इंतजाम है और इससे दोनों मुल्कों के रिश्ते को एक नई पहचान मिलेगी, मजबूती मिलेगी। कल की वो तस्वीर भी हमने देखा जब सीएम योगी आदित्यनाथ जब पूरे डेलीगेशन के साथ मुलाकात कर रहे थे। और आज इस डेलीगेशन जब वाराणसी पहुंचेगी, जब ये डेलीगेशन के तमाम मेहमान वाराणसी पहुंचेंगे, तो वहां पर भी विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है। तो पर्यटन के क्षेत्र में यूपी जापान का सहयोग बढ़ने वाला है। सहयोगी आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, जापानी मेहमान जो डेलीगेशन आया हुआ है आज वो वाराणसी का दौरा करने वाला है, क्या कुछ आज पूरा कार्यक्रम रहेगा आलोक? देखिए, कल जोरदार मेहमान नवाजी के बाद अब जो है जापानी डेलीगेट्स लगभग 109 सदस्य यहां से रवाना होंगे वाराणसी के लिए, जहां पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद उनका भ्रमण का कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले वो सारनाथ जाएंगे। सारनाथ बनारस में एक ऐसी जगह है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की जो कॉरिडोर बनाया गया है, सारनाथ कॉरिडोर बनाया गया, उसको देखेंगे। बहुत की जो विरासत है उनको देखेंगे, उनको करीबी से बहुत करीब जाकर परखेंगे। उसके बाद भ्रमण का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती भी देखेंगे। तो बनारस की जो आध्यात्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, साथ ही वहाँ की जो चिकनकारी है, उसके अलावा जो बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, ओडीओपी जो प्रोडक्ट हैं, उनकी भी गैलरी लगाई गई है। उसके उत्पादों का भी अवलोकन करेंगे। तो सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ जो आध्यात्मिक विरासत है उससे भी रूबरू होंगे। उसके बाद ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है इस डेलीगेट्स का। कल कुछ लोग जो प्रमुख लोग हैं उनमें से काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद वाराणसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काशी भ्रमण का जो कार्यक्रम है जापानी प्रतिनिधि मंडल का, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हो, या फिर जापानी टेक्नोलॉजी को लेकर हो, ये भी तमाम चीजें वहां पर शेयर की जाएंगी, एक दूसरे से आदान प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या और भी बेहतर किया जा सकता है, इस पर पूरा मंथन होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इस पूरे कार्यक्रम उनके साथ होंगे, क्योंकि आध्यात्मिक पहले भी कहा, आध्यात्मिक विरासत के साथ जो सांस्कृतिक विरासत है उसका अवलोकन करने के लिए पर्यटन विभाग पूरी तरह से तैयार है और पूरी तैयारी करके रखा है। वहां पर जोरदार मेहमान नवाजी होगी, होटल ताज में रात को डिनर भी होगा। ये पूरा कार्यक्रम है जापानी डेलीगेट्स का। इससे पहले कल भी हमने देखा था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किए थे, उन बच्चों के साथ मिलकर उनसे बातें की थी। 4 सत्र आयोजित किए थे, वो किए गए थे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, तमाम ऐसे बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। उसके बाद रात को जो है भोजन किया गया था। 5 केडी जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है उसमें रात को डिनर कार्यक्रम रखा गया था। तो कुल जो जापानी डेलीगेट्स है, जापानी प्रतिनिधि मंडल है, बेहद प्रसन्न है उत्तर प्रदेश में आने के बाद तमाम, क्योंकि केवल उनका ये पर्यटन केवल भ्रमण का दौरा ही नहीं बल्कि आर्थिक विरासत को भी संभालने की बड़ी जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को दी गई है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जो बात कही जा रही है,
उसको संभालने की जो बात की जा रही है, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक, और जाहिर तौर पर इस दौरे से आने वाले समय में दोनों मुल्कों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे और उत्तर प्रदेश को भी यहाँ से एक नई दिशा मिलेगी। जी बिल्कुल, दोनों देशों में जो रिश्ते हैं वो तो मजबूत होंगे, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गए थे जापान दौरे पर गए थे, वहां पर उन्होंने रोड शो किया था और वहां के निवेशकों को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद से काफी देश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, काफी रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं। वहां के कई बड़ी कंपनियां यहाँ उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ चुकी हैं। लगभग कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 90,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल जापान से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। कई सारी ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो जमीन पर भी उतर चुके हैं। आपने ईडा में देखा होगा, नोएडा के पास जापान सिटी बनाने की बात चल रही है। तो कहीं न कहीं आर्थिक विरासत के साथ सांस्कृतिक और आपस में जो तालमेल है वो जब बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, तो जाहिर सी बात है कि विकास तो होगा ही, रोजगार के भी अवसर खुलेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो अभी आज जो मैंने जिक्र किया, जो सांस्कृतिक दौरा है इन लोगों का, पर्यटन का जो दौरा है प्रतिनिधिमंडल का, वो भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बौद्ध की संस्कृति से जो रूबरू होंगे ये जापानी लोग, तो उनको एक अपनापन महसूस होगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी भी जगह है जहां पर हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को संजो कर रखा गया है। तो आपस में एक बड़ा तालमेल बढ़ेगा। उसके साथ ही जो निवेश की बात की जा रही है उस पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इन जो पर्यटन क्षेत्र है उनमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है। हो सकता है जापानी जब प्रतिनिधिमंडल इसका अवलोकन करें, इनको देखें, तो उनके जहन में कुछ ऐसी बातें आए कि और भी इसमें सुधार किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से भी ये काफी अहम जो है, जो इनका जो दौरा है, इनका भ्रमण जो कार्यक्रम है, वो काफी अहम माना जा सकता है। जी बिल्कुल आलोक, और सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आने वाले समय में ये रिश्ते और मजबूत तो होंगे ही जाहिर तौर पर, और दूसरी तरफ युवाओं के लिए भी आने वाले समय में कई अपॉर्चुनिटीज खुलने वाले हैं। आलोक ये बिल्कुल, अगर निवेश होता है, अभी जैसे स्कॉट्स और मिल्डा ने जो ईडा में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उसमें माना जा रहा है कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। जापान सिटी बसेगी, उसमें भी युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हिटैची है, होंडा है, और भी तमाम ऐसी, तोशिबा है, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर निर्माण कार्य शुरू करना चाहती हैं। सेमीकंडक्टर उत्तर प्रदेश में बनना शुरू हो चुका है। जापानी टेक्नोलॉजी से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उत्तर प्रदेश में, जो भी कंपनियां यहाँ पर स्थापित होगी, तो जाहिर सी बात है कि भारी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और चूंकि जापान टेक्नोलॉजी में काफी आगे है और युवाओं की मेहनत को भी वो समझता है, तो ऐसा नहीं कि औने पौने जो दाम में लोग बताते हैं कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो औने पौने दाम में बेच दी जाती हैं, या फिर युवाओं को जो रोजगार दिया जा रहा है वो काफी कम, इनको जो पारिश्रमिक दी जाती है वो कम दी जा रही है, ऐसा भी नहीं होगा। तो युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर है, बेहतर मौका मिलने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा कि 90,000 करोड़ के निवेश की बात चल रही है, जैसे जैसे ये निवेश जमीन पर उतरते जाएंगे वैसे वैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ के युवाओं को भी, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा तो युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। काफी एक और बड़ी बात है कि अगर केवल कंपनियां स्थापित होने की बात नहीं है, अगर हमारे किसी भी क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रों, आध्यात्मिक क्षेत्रों, किसी भी क्षेत्र में अगर विकास की कोई भी गुंजाइश दिखती है, उसको युवाओं से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है, युवाओं को उसमें कैसे फायदा दिया जा सकता है, कैसे रोजगार पहुंचाया जा सकता है, इस बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा है। वो भी लगातार इस चीज का मंथन कर रहे हैं, विभागीय लगातार बैठकें भी करते रहते हैं। बिल्कुल, और आलोक, देखने वाली बात कि आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है, नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आलोक आपका। खबरों में आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग